हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरी पिछली कुछ वीडियो जो कि मैंने एवोल्यूशन के सब्जेक्ट पर बनाई थी उनको आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया है। इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मेरी उन्हीं वीडियोस पर मुझे आप लोगों का बहुत सारा एप्रिसिएशन तो मिला ही है, बट साथ ही कुछ लोगों ने कुछ सवाल भी पूछे हैं। इनमें से कुछ सवाल इस तरह के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर एवोल्यूशन सच है तो फिर अब हम किसी स्पीशी को इवॉल्व होता हुआ क्यों नहीं देखते। क्या अब एवोल्यूशन रुक गया है? और अगर आप ये कहते हैं कि एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है जिसको कि पूरा होने में बहुत टाइम लगता है और जिसको कि हम आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर हम इस बात पर कैसे विश्वास कर लें कि एवोल्यूशन वास्तव में होता है। इसी तरह के सवाल कुछ रिलीजियस प्रीचर्स भी एवोल्यूशन पर उठाकर एवोल्यूशन को खारिज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये हजरात। आपने ये कहा कि चूंकि हमारी उम्र इतनी नहीं है, हम जल्दी मर जाते हैं, तो हम किसी इंसान को किसी दूसरी चीज में एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू जाते हुए नहीं देखते। यही मेरा जवाब है कि क्या आपने हम लोगों को बंदर देखा था कि हम बंदर थे, उसके बाद अचानक इंसान हो गए? आपने खुद देखा? एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि अल्लाह को इसलिए नहीं मानते कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दूसरी तरफ आप एवोल्यूशन को बगैर ऑब्जर्व किए मानते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी सब्जेक्ट पर है कि अगर एवोल्यूशन एक फैक्ट है तो फिर हम किसी स्पीशी को इवॉल्व होता हुआ क्यों नहीं देख पाते। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये समझने की जरूरत है कि किसी भी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका आंखों के सामने घटित होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई घटना किस समय पर, किस स्थान पर, किस तरह से घटी थी। फॉर एन एग्जाम्पल, एक क्राइम सीन को इमेजिन कीजिए। कोई अपराध है जो घट चुका है वहाँ पर, और उसके बाद सीआईडी की टीम जाँच के लिए पहुँचती है। सीआईडी की टीम वहाँ से सबूतों को इकट्ठा करती है, केस को इन्वेस्टिगेट करती है, सबूतों की जांच करती है और उन सबूतों के आधार पर कुछ समय बाद उस घटना का खुलासा कर देती है। ठीक इसी तरह ही विज्ञान भी धरती और ब्रह्मांड के अतीत में घटी हुई घटनाओं को समझने के लिए एक जासूस की तरह ही सबूतों की जांच करता है और उनके आधार पर खुलासे करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, डायनासोर्स को लीजिए। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि डायनासोर जैसा इस तरह का जीव धरती पर इतने समय पहले पाया जाता था, तो वो ऐसा कुछ सबूतों के आधार पर कहते हैं, और वो सबूत हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स एक्चुअल में किसी जीव के वो अवशेष हैं जो कि हजारों लाखों साल पहले इस धरती पर मौजूद था। इन फॉसिल्स का अध्ययन करके हम उस जीव के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उस जीव का आकार प्रकार कैसा था, वो कैसे चलता था, वो खाता क्या था। जैसे फॉसिल्स के दांतों का अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो शाकाहारी था या मांसाहारी। इसी तरह फॉसिल्स की रेडियो डेटिंग करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जीव धरती के किस काल में इस जमीन पर मौजूद था। तो जब कोई वैज्ञानिक किसी प्राचीन जीव जैसे डायनासोर के बारे में कोई जानकारी देता है तो उसका आधार यही सब सबूत होते हैं। हम में से किसी ने आज तक डायनासोर को नहीं देखा, लेकिन बावजूद इसके इन सबूतों के आधार पर हम आज उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। यह थ्योरी हमें बताती है कि धरती की ऊपरी ठोस सतह, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो कई अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है और ये हिस्से धरती की अंदरूनी परतों के ऊपर स्लाइड होते रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज धरती पर चलती रहती है, जैसे कॉन्टिनेंट का बनना, कॉन्टिनेंट का टूटना, ज्वालामुखी का बनना, नए द्वीपों का बनना और पर्वतों का बनना। जैसे हिमालय पर्वत के बारे में ये थ्योरी हमें बताती है कि इसका निर्माण तब हुआ जब इंडियन प्लेट स्लाइड करते हुए धीरे धीरे जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई, और जिसके कारण जहां इन दोनों प्लेट का कांटेक्ट हुआ था वो जगह धीरे धीरे ऊपर उठी और उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और ये सब कोई एक दिन या एक साल या कुछ सालों में नहीं हुआ, इसमें करोड़ों साल का समय लगा। तो आज जब वैज्ञानिक हमें ये बताते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण इस तरह से हुआ था, तो कोई उनसे पूछ सकता है कि हम इस पर कैसे विश्वास कर लें, क्योंकि हमने तो आज तक किसी पर्वत को इस तरह बनते हुए नहीं देखा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे ऑब्जर्वेशन का समय इस घटना को आंखों के सामने घटते देखने के लिहाज से बेहद कम है। आखिर एक इंसान जीता ही कितना है? ज़्यादा ज़्यादा 100 साल। वैज्ञानिक क्रांति की बात करें तो ये पिछले कुछ शताब्दियों की घटना है। अगर हम अपनी पूरी संपूर्ण संस्कृति की बात करें तो ये महज 10,000 साल की पुरानी घटना है। तो कोई सूरत ही नहीं कि आप किसी पर्वत को इस तरह से बनता हुआ देख सकें। तो फिर अब सवाल उठता है कि फिर वैज्ञानिक ऐसा किस आधार पर कहते हैं? तो वैज्ञानिक ऐसा कुछ सबूतों के आधार पर कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इंडियन प्लेट आज भी कुछ मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक रही है, और जिसके कारण इन दोनों प्लेट के बीच में जो प्रेशर पैदा होता है उसके कारण ही हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। अभी नेपाल में जो भूकंप आया था कुछ साल पहले, जिसके कारण काफ़ी तबाही हुई थी, उसका कारण यही था। और अभी भी वैज्ञानिक इस हिमालयी क्षेत्र में एक बड़े भूकंप की आशंका जता रहे हैं, और जिसका कारण यही है ये प्रेशर, क्योंकि जो प्रेशर जो बिल्टअप हुआ है अभी इन प्लेटों के बीच में वो अभी पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ है। इसका एक बहुत अच्छा सबूत
हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले कैम्ब्रियन काल के जीवों के जीवाश्म भी हैं। ये सभी जीवाश्म समुद्री जीवों के हैं, जिनसे ये पता चलता है कि ये ज़मीन जो थी वो किसी समय पर सी फ्लोर थी और प्रेशर के कारण ये ऊपर उठी और वहाँ पर पर्वत का निर्माण हुआ, वरना इतनी ऊंचाई पर इन जीवाश्मों के पाए जाने का कोई और कारण नहीं है। इसके साथ ही हिमालय रीजन में पाई जाने वाली साल्ट वाटर लेक भी इसका एक बेहतरीन सबूत है। तो इन सभी सबूतों के आधार पर ही हमें यह पता चलता है कि हिमालय का निर्माण किस तरह से हुआ था। बावजूद इसके कि हमने हिमालय को बनते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन इन सबूतों के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ था। ठीक इसी तरह ही किसी न्यू स्पीसी का इवॉल्व होना भी एक बेहद धीमी प्रक्रिया है, जो कि हजारों लाखों साल में जाकर कंप्लीट होती है और जिसको होते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस घटना को अपनी आंखों के सामने देखने के लिहाज से हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड बहुत कम है। एवोल्यूशन इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत ढंग से समझते हैं। वो इसे एक सीढ़ी जैसा समझते हैं, यानी जिसके हर स्टेप में कोई न्यू स्पेसी अचानक से इवॉल्व हो जाती है। यानी वो लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद किसी दिन किसी जीव में अचानक बदलाव आने लगते हैं और कुछ सालों के अंदर ही वो किसी न्यू स्पीसी में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ लोग तो इससे भी महान होते हैं, वो सोचते हैं कि शायद ऐसा होता है कि किसी दिन छिपकली के अंडे में से कोई चिड़िया निकल आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा होता है कि किसी चिंपांजी के इंसान का बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये प्रोसेस कोई स्टेप जैसा नहीं है, ये एक रैंप जैसा है, यानी बेहद छोटे छोटे बदलाव जनरेशन बाई जनरेशन बाई जनरेशन। इसको कुछ ऐसे समझिए कि जैसे कोई बच्चा है जो कि हर दिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और कुछ सालों के बाद वो वयस्क हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी दिन अचानक वो वयस्क हो जाए। तो इसी तरह ही एवोल्यूशन में भी किसी स्पीशी के किसी ग्रुप में हर जनरेशन में छोटे छोटे बदलाव आते हैं और ये बदलाव एक लंबे समय में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसके बाद वो स्पीशी अपनी पूर्वजों से बिल्कुल अलग हो जाती है, एक न्यू स्पीशी इवॉल्व हो जाती है। तो अगर हम किसी न्यू स्पीशी को इवॉल्व होते हुए देखना चाहें तो ये तकरीबन इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस घटना को आंखों के सामने घटते हुए देखने के लिहाज से हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड बेहद कम है। इसे कुछ ऐसे समझिए कि जैसे कि कोई बच्चा है, उस बच्चे को हमें वयस्क होते हुए देखने के लिए 16-17 साल का समय चाहिए। अगर हम उसको कुछ दिनों में देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते। ठीक इसी तरह ही किसी न्यू स्पीसी को इवॉल्व होते हुए देखने के लिए हजारों लाखों साल का ऑब्जर्वेशन पीरियड चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो फिर अब सवाल उठता है कि फिर वैज्ञानिक ऐसा दावा कैसे करते हैं कि एवोल्यूशन सच है, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए एवोल्यूशन को जिम्मेदार कैसे बताते हैं। इससे पहले कि मैं उन सबूतों की चर्चा करूं जिसके कारण वैज्ञानिक बायोडाइवर्सिटी के लिए एवोल्यूशन को जिम्मेदार बताते हैं, एक सवाल हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा हो। अगर नहीं चल रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग हो सकता है सोच रहे हों कि जब एवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में वो कौन सा मूवमेंट है कि जब हम ये कह सकते हैं कि कोई न्यू स्पीसी इवॉल्व हो गई है। तो मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, इसको कुछ इस तरह से समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी बच्चे के वयस्क बनने के बीच में कोई आप एक वो मूवमेंट बताइए कि जिस मूवमेंट में वो बच्चा वयस्क हो गया, या किसी बच्चे के बूढ़े होने के बीच में वो मूवमेंट बताइए कि जिस मूवमेंट को हम कह दें कि अब ये बूढ़ा हो गया। वो कौन सा दिन होगा, वो उस दिन को आप कैसे निर्धारित करेंगे? ये बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले उस मूवमेंट को निर्धारित करने के लिए हमें कुछ लक्षण निर्धारित करने पड़ेंगे कि ये लक्षण जब अब आ जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि वो वयस्क हो गया या बूढ़ा हो गया। लड़कों के मामले में कुछ लोग कह सकते हैं कि जब दाढ़ी मूछ आ जाए तब वयस्क माना जाता है, लेकिन दाढ़ी मूछ भी कोई एक दिन में नहीं आ जाती, वो भी धीरे धीरे आती हैं और कोई अचानक नहीं होता कि किसी दिन सुबह आप उठें और आपके दाढ़ी मूछ आ जाए। कुछ लोग कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरू हो जाए लड़कियों के तो लड़कियों को वयस्क माना जा सकता है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी जो है ऐसा नहीं होता कि किसी एक ही एज में शुरू हो जाए। कुछ लड़कियों का जल्दी शुरू हो जाता है, कुछ लड़कियों का देर से शुरू होता है। कुछ लोग हाइट को आधार बना सकते हैं कि भाई हाइट जब मैक्सिमम अचीव कर ले कोई इंसान तब उसके वयस्क मान सकते हैं। कुछ लोग बौद्धिक समझदारी को कह सकते हैं, भाई जब समझदारी आ जाए तब उसको वयस्क मान सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं और इन पर काफ़ी विवाद हो सकता है कि कब किस इंसान को वयस्क माना जाए। तो इसी तरह किसी स्पीसी को कब माना जाए कि अब वो एक न्यू स्पीसी में इवॉल्व हो चुकी है, इस पर भी बहुत सारे विवाद हो सकते हैं कि वो पॉइंट क्या है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार जारी है, वो चेंज जो है लगातार हो रहे हैं। तो वो आप कौन सा मूवमेंट मानेंगे कि जब कोई हम कह सकते हैं कि अब ये न्यू स्पीशी इवॉल्व हो चुकी है। तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। उनका कहना है कि दो अलग अलग स्पीशी अगर आपसी संपर्क द्वारा किसी स्वस्थ बच्चे को पैदा नहीं कर सकते, कोई हेल्दी बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो फिर उनको फिर अलग अलग स्पीशी माना जाएगा।
तो फिर इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्पीशी है, उसको हम एक्स नाम दे देते हैं। उस स्पीशी से दो ग्रुप अलग अलग हुए, ए और बी, दो ग्रुप अलग हुए, और वो दोनों ग्रुप अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में चले गए, उनके बीच का आपसी संपर्क खत्म हो गया। अब वो अलग अलग इवॉल्व हो रहे हैं। तो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण और उनके बीच में कोई जीन्स की स्वैपिंग नहीं हो रही क्योंकि आपसी संपर्क नहीं है, तो फिर वो दोनों अलग अलग तरह से उनका जीन इवॉल्व होगा। और जब एक लंबा समय गुजर जाएगा तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जब कि अगर वो फिर आमने सामने भी आ जाते हैं तो अव्वल तो वो आपसी संपर्क के इच्छुक ही नहीं होंगे, और अगर उनका आपसी संपर्क होता भी है या कराया भी जाता है तो भी फिर जो है उनका जेनेटिक डिफरेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसकी मादा एक हेल्दी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, या फिर कई कंडीशन में ऐसा भी होता है कि भ्रूण जो है वो निषेचित ही, जो एग है वो निषेचित ही नहीं होता है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अब वो दोनों एक अलग अलग स्पीशी हैं। तो आइए अब उन सबूतों की बात कर लेते हैं जिनके आधार पर वैज्ञानिक स्पीशीज़ के इवॉल्व होने का दावा करते हैं। वैसे तो एवोल्यूशन के बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन यहाँ मेनली मैं 3 तरह के सबूतों की चर्चा करूंगा, जिसमें पहला है माइक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन यानी वो छोटे छोटे बदलाव जो कि किसी स्पीशी को एक लंबे समय में किसी न्यू स्पीशी में बदल देते हैं, और इन छोटे छोटे बदलावों को होते हुए हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो कि हमारे बिल्कुल नज़दीक है वो है कुत्ते। दुनिया भर में कुत्तों की तमाम वैरायटीज़ पाई जाती हैं जो कि देखने में एक दूसरे से बहुत अलग लगते हैं, बिल्कुल भिन्न ही स्पीशी लगते हैं, बट वास्तव में वो सभी एक ही स्पीशी हैं। जेनेटिक मैपिंग से हमें पता चलता है कि भेड़ियों से कुत्तों की वंशवेल आज से लगभग 50,000 साल पहले अलग हुई थी। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 50,000 साल पहले भेड़ियों के एक समूह ने इंसानों द्वारा छोड़े हुए खाने के लालच में इंसानी बस्तियों के आसपास रहना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इनके वंशज मानव के साथ घुल मिल गए, और फिर शिकार में उपयोगी होने के कारण धीरे धीरे इनके वंशज सभी दुनिया के सभी मानव समूह में पहुंच गए, और फिर अलग अलग जगहों की अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन और मानव द्वारा अच्छी नस्लों के लिए की गई सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण इनको इतने अलग अलग रंग, रूपों और आकारों में ढाल दिया। कुत्तों की कुछ नस्लें तो पिछले कुछ 100 वर्षों के दौरान ही विकसित की गई हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे पालतू पशु हैं, जो अनाज और सब्जियां जो हम खाते हैं, उनको भी हमारी सिलेक्टिव ब्रीडिंग ने बहुत बदल दिया है। उदाहरण के तौर पर जो हमारे कैटल्स हैं जिनको हम दूध के लिए पालते हैं, वो जितना दूध पैदा करते हैं उतना दुनिया का कोई भी एनिमल इतना दूध पैदा नहीं करता। वो अपने बच्चों की आवश्यकता से अधिक दूध पैदा करते हैं। इतना ही नहीं, उनके बच्चों की जो दूध की आवश्यकता है वो खत्म हो जाती है, उसके बावजूद भी वो दूध देते रहते हैं। तो ये सब सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण ही संभव हो पाया है, क्योंकि हमने लगातार उन नस्लों को आगे बढ़ाया जो कि दूध ज़्यादा देती हैं। यही चीज़ हमारे फल, सब्जी और अनाजों में भी देखने को मिलती है। जो उन्नत किस्में हैं वो देसी किस्मों की तुलना में ज़्यादा बेहतर हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग किस तरह जीवों में नाटकीय बदलाव ला सकती है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो कुत्ते ही हैं। दुनिया भर में जो कुत्तों की नस्लें पाई जाती हैं वो देखने में इतने अलग हैं कि वो बिल्कुल एक अलग अलग स्पीशी लगते हैं। जैसे कि सबसे जो छोटा कुत्ता है वो टीकप पडल जिसको बोलते हैं, वो मात्र 1 किलो का होता है, और जो सबसे बड़ा कुत्ता है तिब्बतियन मिस्टफ, वो करीब 90 किलो तक का हो सकता है। तो जिस तरह हम स्पीशीज को सेलेक्टिव ब्रीडिंग द्वारा शेप कर सकते हैं, वही काम नेचर में भी चलता रहता है। नेचर में जैसा कि हम देखते हैं, जीवों के बीच में बचे रहने के लिए लगातार कंपटीशन चलता रहता है, और सभी इस कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते। बहुत सारे मर जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं उनका जीन आगे की पीढ़ियों में जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेचर में भी लगातार सिलेक्शन चलता रहता है। इसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, और इसको हम नेचर में हर जगह काम करता हुआ देख सकते हैं। मच्छरों से तो हम सभी लोग परेशान हैं। 1945 में जब DDT को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब ऐसा कहा गया था कि ये 20 सालों के अंदर दुनिया से मच्छरों का खात्मा कर देगी। लेकिन मच्छरों ने इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली, और हुआ क्या कि 10 साल के अंदर ही ये बेअसर हो गई। और अब आज तो ये हाल है कि गुड नाइट, मॉर्टिन, ये सभी धीरे धीरे बेअसर होती जा रही है मच्छरों के ऊपर, क्योंकि मच्छर इनके प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके हैं। मच्छरों का प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेना कीटनाशकों के प्रति, ये भी एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। होता क्या है कि जब हम कोई कीटनाशक किसी मच्छरों पर प्रयोग करते हैं, तो उनमें से कुछ मच्छर ऐसे होते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी पावर दूसरों के मुकाबले बेहतर होती है, और उनमें से जब कोई मच्छर किसी तरह बचने में कामयाब हो जाता है, तो वो जब अपने बच्चों को जन्म देता है तो उनके बच्चों में भी वही इम्यूनिटी पावर आती है, और इस तरह जनरेशन बाय जनरेशन लगातार ऐसे मच्छर जो बच जाते हैं इम्यूनिटी पावर के कारण,
वो और ज़्यादा इम्यूनिटी पावर वाले बच्चों को जन्म देते हैं। और इसके कारण एक समय ऐसा आता है कि जब बहुत सारे मच्छर ऐसे होते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, और उस समय पर जो कीटनाशक है वो मच्छरों पर बेअसर हो जाता है। तो इसी तरह ही लगातार एंटीबायोटिक्स भी जो है बैक्टीरियाज पर इनफेक्टिव होती जा रही हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो भी लगातार अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, और इसके कारण डॉक्टरों को लगातार नए और इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स खोजने पड़ रहे हैं। तो इस तरह हम एवोल्यूशन को लगातार अपने आसपास काम करता हुआ देख सकते हैं। एवोल्यूशन का जो दूसरा सबूत हमें मिलता है वो मिलता है फॉसिल से। फॉसिल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि वो प्राचीन जीवों का अवशेष हैं जो कि किसी समय इस धरती पर मौजूद थे। तो वैज्ञानिकों को जब भी कोई फॉसिल मिलता है तो सबसे पहले वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये फॉसिल किस काल का है, और इसके लिए वो अलग अलग तरह के मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जिस मेथड का इस्तेमाल होता है वो है रेडियो डेटिंग। रेडियो डेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम बहुत पुराने, मतलब करोड़ों अरबों साल पुराने अवशेषों की आयु का भी पता लगा सकते हैं। तो इस तरह अगर फॉसिल्स को हम पुराने से लेकर नए के क्रम में सजाएं तो हमें जीवों के विकास का एक क्रम मिलता है, जिसमें सबसे शुरू में जो सबसे प्राचीन अवशेष हमें मिलते हैं वो बैक्टीरिया के मिलते हैं, बैक्टीरिया जैसे जीवों के मिलते हैं। उसके बाद फिर यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो फिर मल्टी सेलुलर लाइफ मिलनी शुरू हो जाती है। फिर तरह तरह के समुद्री जीव मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं। उसके बाद फिर पहला थलचर मिलता है। उसके बाद फिर डायनासोर्स मिलते हैं। डायनासोर्स के बाद फिर मैमल्स मिलते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि धरती पर जो जीवन का विकास है वो एक सरल रूप से शुरू होकर फिर धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी आगे विकसित होती चली गई। दूसरा, हमें इन फॉसिल्स में बहुत सारे वर्तमान में मौजूद जीवों के ट्रांजिशनल फॉसिल्स भी मिलते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि वर्तमान में मौजूद ये जीव विकास की किन स्टेजेस से गुजरकर अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचे हैं। एवोल्यूशन का तीसरा बड़ा सबूत जो हमें मिलता है वो मिलता है डीएनए से। डीएनए किसी जीव का ब्लूप्रिंट जैसा होता है। डीएनए में मौजूद इंफॉर्मेशन ही तय करती है कि कोई जीव किस तरह का होगा। धरती पर मौजूद सभी जीवों का डीएनए एक ही भाषा बोलता है। यही नहीं, जब हम अलग अलग जीवों के डीएनए को मैच करते हैं तो उसमें भी हमें विकास का वही क्रम देखने को मिलता है जो कि हमें फॉसिल्स में और वर्तमान जीवों में देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि धरती पर मौजूद सारा जीवन आपस में संबंधित है और उसका ओरिजिन एक ही है। इससे कॉमन एंसेस्ट्री यानी धरती पर मौजूद सभी जीवन किसी एक प्राचीन जीव प्रारूप से ही विकसित हुआ है, इसको बल मिलता है। डीएनए से ही हमें कॉमन एंसेस्ट्री का एक ऐसा सबूत मिलता है जो कि एवोल्यूशन को एक अनडिनाइबल ट्रुथ की तरह स्थापित कर देता है। इस सबूत को समझने के लिए आपको वायरस के बारे में पहले थोड़ा सा समझना जरूरी है। वायरस जेनेटिक मटेरियल का एक वाहक होता है, जिसका जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन के खोल में बंद रहता है। जब वायरस किसी होस्ट सेल के संपर्क में आता है तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल उस सेल के अंदर पेनिट्रेट कर देता है। जेनेटिक मटेरियल जब उस सेल के अंदर पहुंचता है तो ये वहाँ के सिस्टम को हैक कर लेता है और उस सिस्टम को अपनी कॉपीज तैयार करने के काम पे लगा देता है। वायरस कई तरह के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस की खासियत होती है कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के डीएनए से अटैच कर लेता है और फिर वहाँ से अपनी कॉपीज तैयार करता रहता है। शरीर की किसी कोशिका पर जब किसी रेट्रोवायरस का हमला होता है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उस इन्फेक्टेड कोशिका को मारकर वायरस से शरीर की रक्षा करता है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जबकि वो रेट्रोवायरस शरीर की किसी प्रजनन कोशिका को इन्फेक्ट कर देता है, यानी शुक्राणु या अंडाणुओं में से किसी को इन्फेक्ट कर देता है। ऐसे में यदि वो निषेचित होकर कोई भ्रूण बनाते हैं तो फिर वो वायरस जीनोम उस जीव के डीएनए का एक हिस्सा बन जाता है और उसकी भावी पीढ़ियों के डीएनए में भी वो रेट्रोवायरस उस एग्जैक्ट जीन लोकेशन पर मौजूद रहता है। यानी अगर मेरे जन्म के समय प्रजनन कोशिका को कोई रेट्रोवायरस इन्फेक्ट कर देता है तो फिर वो वायरस जीनोम मेरे डीएनए का हिस्सा बन जाएगा और मेरी भावी पीढ़ियों के डीएनए में भी वो वायरस जीनोम मौजूद रहेगा। यानी मेरा वंश जहाँ तक भी चलेगा उन सभी के डीएनए में वो वायरस जीनोम एग्जैक्ट लोकेशन पर मौजूद रहेगा। हालांकि ये घटना रेयर है, लेकिन जहाँ पृथ्वी पर जीवन का इतना प्राचीन इतिहास है और हर दिन अरबों खरबों जीव जन्म लेते हैं, तो वहाँ पर इस घटना का कई बार घट जाना कोई आश्चर्य नहीं है। वास्तव में जब हम जीवों के डीएनए का अध्ययन करते हैं तो हमें हजारों तरह के वायरस जीनोम उसमें देखने को मिलते हैं, जो कि धरती के इतिहास के समय किसी समय डीएनए का हिस्सा बने थे। तो अगर कॉमन एंसेस्ट्री सही है, यानी सभी जीवन आपस में संबंधित है, तो हमें हर जीव वर्ग के प्राणियों में कुछ वायरस जीनोम तय जगहों पर मिलने चाहिए। तो वास्तव में जब हम जीवों के डीएनए का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सारे वायरस जीनोम एकदम एग्जैक्ट जगहों पर मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम मैमल्स यानी स्तनपाई जीवों की बात करें
तो सभी स्तनपायी जीवों का कॉमन पूर्वज, जो कि एक चूहे जैसा जानवर था, जो कि आज से 16 करोड़ साल पहले इस धरती पर मौजूद था, उसको एक रेट्रोवायरस ERV1 ने इन्फेक्ट किया। इसको हम रेड कलर दे देते हैं। अब इस कॉमन पूर्वज से अलग अलग समय पर अलग अलग वंश बेल कई तरह के मैमल्स के रूप में विकसित हुई। इसी की एक शाखा में चूहों के कॉमन पूर्वज को रेट्रोवायरस ERV2 ने इन्फेक्ट किया, जिसे हम ग्रीन कलर दे देते हैं। इन्हीं शाखाओं में से एक शाखा पर कपिवंश यानी ग्रेट एप्स का कॉमन पूर्वज है, जिसे एक रेट्रोवायरस ERV3 ने इन्फेक्ट किया, जिसे हम येलो कलर दे देते हैं। ग्रेट एप्स की ही एक शाखा से इंसानों का वंश शुरू होता है। इंसानी प्रजातियों में जो सबसे कॉमन पूर्वज है, उसे एक रेट्रोवायरस ERV4 ने इन्फेक्ट किया, इसे हम ब्लू कलर दे देते हैं। प्राचीन समय में इंसानों के ही एक समूह में किसी पूर्वज को रेट्रोवायरस ERV5 ने इन्फेक्ट किया, इसे हम पर्पल कलर दे देते हैं। तो सभी मैमल्स का कॉमन पूर्वज चूंकि एक ही है, जिसे रेट्रोवायरस ERV1 ने इन्फेक्ट किया था, तो इस लिहाज से सभी मैमल्स में, फिर चाहे वो चूहे हों, बंदर हों या इंसान, ERV1 वायरस जीनोम, जिसे हमने रेड कलर दिया था, को एग्जैक्ट लोकेशन पर मिलना चाहिए। चूहों के कॉमन पूर्वज चूंकि ERV2 वायरस ने इन्फेक्ट किया था, तो चूहों की सभी प्रजातियों में ERV1 के साथ साथ ERV2 यानी ग्रीन कलर को भी एग्जैक्ट लोकेशन पर मिलना चाहिए। कपिवंश की सभी प्रजातियों समेत सभी इंसानों में भी ERV1 के साथ साथ ERV3 यानी येलो कलर को भी एग्जैक्ट लोकेशन पर मिलना चाहिए। इंसानों की सभी प्रजातियों के DNA में ERV1-3 के साथ साथ ERV4 ब्लू कलर को भी एग्जैक्ट लोकेशन पर मिलना चाहिए। इंसानों की ही एक पॉपुलेशन के DNA में ERV1-3-4 के साथ साथ ERV5 यानी पर्पल कलर को भी एग्जैक्ट लोकेशन पर मिलना चाहिए। अभी तक हमने इंसानों समेत तमाम जीवों के DNA सैंपल को सीक्वेंस किया है और उन सभी में तमाम वायरस जीनोम हमको इसी क्रम में प्राप्त होते हैं, जिससे कॉमन एंसेस्ट्री एक फैक्ट के रूप में स्थापित हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने जाना कि हम किसी स्पीशी को इवॉल्व होता हुआ क्यों नहीं देख पाते, और बिना एवोल्यूशन को आंखों से देखे वो कौन से ऐसे सबूत हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि एवोल्यूशन एक फैक्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।